हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आरती की शुरू से ही पढ़ने लिखने में खूब रुचि थी। आरती अपने पति के साथ एक शहर में छोटे से घर में रहा करती थी। आरती एक दिन सबके लिए खिचड़ी बना रही होती है। तभी आरती का पति अनिल कुछ किताबें लेकर घर आता है। अपने पति के हाथ में किताबें देखकर आरती हैरान हो जाती है। अरे, आपके हाथों में ये किताबें? हाँ, वो मालिक ने ही कहा था कि मैं इन्हें अपने घर ले जाऊं। अब मालिक कलेक्टर बन ही गए हैं। अब ये किताबें उन्होंने मुझे दे दी। कहा कि अपनी पत्नी को बोलना कि खूब मन लगा कर पढ़े। मालिक बहुत ही अच्छे हैं। वो हमेशा मुझे सही गलत अच्छा बुरा सिखाते हैं और जब मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताता हूँ तो वो और भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे हमेशा अपनी बीवी का साथ देना चाहिए। अच्छा सुनिए, घर में राशन नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ था, आप लाए हो ना? आप वो क्या कर रहे हो? आप बोल रहे थे ना आज आपको तनख्वाह मिलेगी, तो राशन कहाँ है? भूल गया। वैसे घर में राशन जरा भी नहीं है क्या? मतलब 1-2 हफ्ते तो चल जाएगा शायद। आप साफ साफ बताइए, ऐसे मत घुमाओ। आप ये किताबें राशन के पैसे से लाए हो ना? हाँ। अब मुंह क्यों लटका रहे हो? आपको घर की चिंता नहीं है क्या? आपको हमेशा मेरी पढ़ाई की सोचती है। अरे, कभी तो घर का भी सोच लिया करो। अब राशन कहाँ से आएगा? आरती ने इतना बोला ही होता है कि तभी अनिल की माँ वसुंधरा आती है। अपनी सारी कमाई इस पर उड़ा। यहाँ तेरी माँ की तबीयत खराब है, वो तुझे नहीं दिख रहा है, और अपनी बीवी की किताबें ला रहा है। थोड़ी शर्म है या नहीं? और तूने तो पता नहीं कौन सा जादू किया है मेरे बेटे पर। माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा था लाने को। मैंने बस यही बोला था कि घर का राशन नहीं है, वही लेते आना। लेकिन पता नहीं ये क्यों सारी किताबें ले आए। मेरी किस काम की है ये? अरे बस कर, सब जानती हूँ मैं। ये जो चालाकी कर रही है ना मेरे पीठ पीछे, अपनी बात मनवाती है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आरती मुझे कुछ नहीं कहती है। वो तो मैं ही आरती के लिए सब कुछ लाता हूँ। तेरी माँ क्या मर गई है या तेरे बच्चे का कोई बाप नहीं? अरे जितना पढ़ना लिखना था पढ़ लिख लिया, अब कोई जरूरत नहीं है आगे बढ़ने की। माँ देखो, आरती पढ़ लिख कर अपना नाम कमाना चाहती है। मैं उसे रोकना भी नहीं चाहता हूँ। अगर मैं आरती को रोकने गया तो मैं खुद की नजरों में ही गिर जाऊंगा। हाँ, पढ़ा लिखा और खुद नालियाँ साफ करता रही हो। अनिल अपनी माँ की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और अपनी बीवी को पढ़ाने लिखाने में लगा रहता। कुछ दिनों बाद अनिल की मेहनत सफल होती है और आरती एसडीएम बन जाती है। आरती एसडीएम बनने के बाद ज्यादातर काम में ही लगा रहा करती। कुछ दिनों बाद अनिल ने जिन लोगों से कर्जा लिया होता है वो लोग अनिल के घर आते हैं और उनका एक लीडर अनिल का कॉलर पकड़कर कहता है, तुझे कितने दिन और लगेंगे मेरे पैसे देने में? पैसे लेते टाइम तो तूने बोला था कि मैं जल्दी दे दूंगा। ये तेरा जल्दी है? 1 साल होने को आया और तू कह रहा है कि पैसे दे दूंगा। कब देगा? मैं पैसों का इंतजाम कर रहा था, लेकिन अभी कुछ काम ठीक नहीं चल रहा है। तेरा काम तो कभी भी ठीक नहीं चलता। शर्म कर, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। बस 1 हफ्ते की मोहलत और दे दीजिए। मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूंगा। अब भी तुम 1 हफ्ता मांग रहे हो? तुम खड़े क्यों हो? इसे घर का सारा सामान सड़क पर निकाल फेंको। मुझे मेरे पैसे निकालना अच्छी तरह से आता है। अनिल के घर का सामान फेंकने लगते हैं। तभी वसुंधरा आरती को कॉल करती है। बहू, जल्दी से घर आ जा, यहाँ कुछ गुंडे आए हैं। वो लोग यहाँ तमाशा कर रहे हैं। अपनी सास की बात सुनकर आरती फटाफट से सरकारी गाड़ी में बैठकर घर आती है। आरती को देखकर वहाँ से सभी लोग 9-2-11 हो जाते हैं। आरती अपने पति और सास को घर में लेकर जाती है। कोई मुझे बताएगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? कुछ नहीं, बस वो कुछ गुंडे यूं ही बिना बात के हमें परेशान कर रहे थे। मैं एक सरकारी नौकरी करती हूँ, तुम मुझे पागल नहीं बना सकते हो। अब साफ साफ बता दो कि आखिर हो क्या रहा था, और ये गुंडे लोग हमारे घर का सामान बाहर क्यों फेंक रहे थे? होना क्या है, तुझे एसडीएम बनाने के लिए मेरे बेटे ने कर्जा लिया था और अब वही कर्जा लेने के लिए मेरे बेटे को बेघर कर रहे हैं। बहू, अब तू ही कुछ कर सकती है। उन लोगों के मुंह पर पैसे दे मार। माँ जी, मैं क्यों अपने पैसे दूं? और अनिल तो है ही बिना दिमाग के। मुझे नहीं लगता कि इसने मेरे लिए पैसे लिए थे। और शर्म आनी चाहिए अनिल तुम्हें कि तुम अपनी बीवी की कमाई खाना चाहते हो। शर्म नहीं आ रही है बहू तुझे? अरे मेरे बेटे ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तू है। सुन, आज तू जिस पद पर है ना, और जिस पद का तुझे घमंड है, और जिस पद का तुझे इतना घमंड हो रहा है ना, वो बस मेरे बेटे की बदौलत ही है। माँ जी, हद में रहकर कुछ भी बोलो। आज मैं जो भी हूँ वो अपनी बदौलत हूँ।
दिन रात मैंने पढ़ाई की है, आपके सपूत ने नहीं। इन्होंने किया ही क्या है, बस लोगों के घर में काम किया है और कुछ नहीं। अब तू चुप क्यों खड़ा है? अब कुछ बोलेगा नहीं? पहले तो बड़ा बोलता था। अरे तेरी जैसी औरत तो औरत के नाम पर ही कलंक है, जो अपने पति को मुसीबत में छोड़ रही है। माँ रहने दो ना, आरती सही बोल रही है। जब कर्जा मैंने लिया है तो मेरे कर्जे के लिए जिम्मेदारी भी तो मेरी बनती है ना। एसडीएम बनने के बाद आरती पूरी तरह बदल जाती है और अपने पति को बस एक गरीब की नजर से देखती है। और वहीं अनिल अपनी पत्नी का पूरा पूरा साथ देता है। कुछ दिनों बाद अनिल को एक अच्छी नौकरी मिल गई थी और वो आरती के ऑफिस में उसे लड्डू देने जाता है, जहां बिना दरवाजा खटखटाए ही अनिल आरती के कैबिन में घुस जाता है और देखता है कि आरती अपने ही सीनियर रघुवेंद्र शुक्ला की बाहों में थी। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी के कैबिन में आने से पहले नॉक किया जाता है? और तुम हो कौन और तुम्हें यहाँ पे आने किसने दिया? जाओ यहाँ से। मैं वही लाचार और बेबस आदमी हूँ जिसकी बीवी तुम्हारी बाहों में है। बीवी हूँ तो क्या, तुमने मुझे खरीद लिया है क्या? सुना नहीं क्या कहा रघुवेंद्र ने? बाहर जाओ। आरती ये तुम क्या कर रही हो? अरे कोई मजबूरी में भी ये सब नहीं करता। तुम जैसे गरीबों को तो बस सर पर चढ़ना ही आता है, यहाँ मुंह उठाकर आ गए हो। अरे तुम्हें कोई काम नहीं होगा, लेकिन हमें बहुत काम है। चलो जाओ यहाँ से, निकलो। रघुवेंद्र अनिल को धक्के देकर वहाँ से बाहर निकाल देता है। अनिल अपनी बीवी को ऐसे देखकर पूरा टूट सा गया था। अनिल जगह जगह जाता है, पुलिस के पास, बड़े भवन में मंत्री से मिलता है, लेकिन कोई भी अनिल की बात सुनने को राजी नहीं था। अनिल बहुत परेशान हो जाता है और वहीं सड़क पर बैठकर रोने लगता है। इस दुनिया में हर किसी को क्यों औरतों का ही दुख दिखता है? अब मैं कहाँ जाऊँ? आरती ने तो अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर हर किसी को अपने काबू में कर लिया है, लेकिन मेरी सुनने वाला तो कोई भी नहीं है यहाँ पर। अनिल परेशान होकर यहाँ वहाँ भटक रहा था, लेकिन कहीं से भी अनिल को कोई आशा की किरण नहीं दिख रही थी। अनिल परेशान होकर वापस आरती के पास जाता है। क्या हुआ? मार लिए हाथ पैर? मिल गया इंसाफ? जाओ, और कुछ करना हो तो कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। और हाँ, अगर मेरी पावर या पोजीशन की जरूरत पड़े तो वो भी बता देना। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने हमारे बच्चों को भी अपने पास रख लिया है और तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन मेरे बच्चे तो मुझे सौंप दो कम से कम। तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो ना? तुमने क्या सोचा कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दोगे? अरे मैं एसडीएम हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम अगर मेरे बच्चों को सौंप दोगी तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ तक कि मैं किसी को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। तुमने मेरे खिलाफ खड़े होने की कोशिश की है, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। तुम पर झूठा इल्जाम लगाऊंगी कि तुम मुझे मारते हो और तुम्हारा अवैध संबंध है। आरती ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके अनिल को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। आप बताइए, जो अनिल के साथ हुआ क्या वो सही हुआ? वैसे तो कहा जाता है कि सास के आगे बहुओं की जुबान नहीं खुलती, लेकिन शांति निवास में कुछ अलग ही था। यहाँ पर शांति की 3 बहू, कविता, नव्या और माया, जो कि 1 नंबर की बड़बोली थी, तो वही उनकी सास बिल्कुल शांत और चुप रहती थी। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती और किसी की बात का जवाब ही नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन, मम्मी जी, क्या हुआ बहू, क्यों शोर मचा रखा है तूने? आप अपनी दोनों बहू को समझाओगी या नहीं? क्या कर दिया उन दोनों ने? क्या किया है? अरे ये बोलो, क्या नहीं किया है? अरे आपकी दोनों बहुएं 1 नंबर की चुगलखोर हैं, चुगलखोर। वो दोनों आपस में बैठकर मेरी चुगली करती हैं। आप उन्हें समझा रही हैं या मैं अपने हिसाब से देखूं? तू कौन सा कम है? क्या कहा मम्मी जी आपने? बहू मैंने ये कहा कि तुम तीनों की आपस की बात है, मैं क्या ही बोलूं, तुम खुद ही आपस में सुलझा लो। हाँ, आप क्यों बोलेंगी? आपकी तो वो दोनों लाडली बहू है ना। शांति उसकी बातों का जवाब नहीं देती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। ये देखकर कविता मुंह बनाकर अपने कमरे में जाती है, तो वही शांति के पास अब नव्या आती है और अपनी सास को कहती है, मम्मी जी आपको एक बात बताऊं, वो मेरी पड़ोसन जो थी ना। तेरी यहाँ कौन सी पड़ोसन आ गई बहू? अरे मम्मी जी, यहाँ नहीं, मेरी मम्मी के घर मायके में मेरी जो पड़ोसन थी ना विमला, उसकी बेटी भाग गई। तो क्या हुआ बहू? मम्मी जी हुआ कुछ ऐसा, उसको कोई लड़का पसंद था, तो भागने की क्या जरूरत थी? अपने माँ बाप को बोल देती, उसके माँ बाप शादी करा देते। बताओ, अपने माँ बाप की इज्जत घटा दी, उसने नाक कटवा दी अंकल आंटी की। हे भगवान,
ये और मेरा दिमाग खराब करने आ गई। मम्मी जी, आप कुछ कह रही है क्या? बहू, मैं ये कह रही हूँ, दूसरों के घर में तू क्यों टांग अड़ा रही है? रहने देना। अपनी सास की इतनी शांत बातें सुनकर नव्या बोर हो जाती है और वहाँ से अपने आप चली जाती है। कुछ घंटे के बाद जब शांति अपनी बहुओं को चाय के लिए बोलने उनके कमरे में जाती है, तो वो उन तीनों को आपस में बैठकर हंसी ठिठोली करता हुआ देखकर खुद से कहती है, लो, हो गई इन तीनों की आपस में दोस्ती। ये तीनों तो एक पल में झगड़ती हैं और दूसरे पल में ही एक साथ हो जाती हैं। हे भगवान, क्या करूं मैं अपनी इन तीनों बड़बोली बहुओं का। शांति खुद से ये सब बातें कर रही थी कि तभी माया की नजर शांति पर जाती है और माया शांति को कहती है, अरे मम्मी जी, आप वहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हैं? अंदर आइए, हमारे साथ थोड़ी गपशप कर लीजिए। नहीं बहू, तुम अपनी गपशप जारी रखो। मैं तो बस तुम्हें चाय बनाने के लिए बोलने आई थी। जब तुम्हारी गपशप खत्म हो जाए तो तुम लोग मेरे लिए चाय बना देना। मैं अपने कमरे में ही हूँ। ठीक है मम्मी जी। इस तरह शांति वहाँ से चली जाती है। तो वहीं शांति की तीनों बहुएं आपस में हंसी ठिठोली करती हैं और शाम को चाय बनाकर अपनी सास को दे देती हैं। शाम को तीनों बहू और शांति बैठकर चाय पी रही थी कि तभी कविता अपनी दोनों देवरानी और सास को कहती है, माया, नव्या, तुम्हें पता है अनुपमा में क्या दिखाया जा रहा है? नहीं दीदी, हमें नहीं पता अनुपमा में क्या दिखा रहे हैं। वैसे क्या दिखा रहे हैं उसमें? अरे मुझे कहाँ से पता होगा, मैं देख ही कहाँ रही हूँ जो मुझे पता होगा। मुझे नहीं पता, तभी तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना। अरे अनुपमा को छोड़ो, तुम्हें पता भी है नागिन में क्या दिखाया जा रहा है? नहीं तो? अरे वो अनमोल है ना, वही नकाबपोश निकली और अपने बाप ऋषभ के ऊपर हमला करने वाली भी वही है। और ये बात प्रार्थना को पता चल गई। अब इसी का खुलासा प्रार्थना अपनी माँ के सामने करेगी। क्या बात है, सच में अनमोल ऐसी निकली? हाय राम, कितनी बड़बोली है ये। इनका मुंह नहीं दुखता क्या? तीनों आपस में बैठकर नागिन की बातें कर रही थी, तो वहीं उनके बीच शांति बैठकर बोर हो रही थी, जिसके कारण शांति अपनी चाय का कप लेकर अपने कमरे में जाकर शांत जगह पर बैठ जाती है और शांति से चाय पीने लगती है। समय गुजरता है। एक दिन सुबह के 11 बज गए थे, लेकिन शांति की तीनों बहुओं ने घर का एक भी काम नहीं किया था और घर को बिखरे देखकर शांति को गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपनी बहुओं को ढूंढते हुए छज्जे पर जाती है और देखती है कि उसकी तीनों बहू एक पड़ोसन से गपशप करने में बिल्कुल मगन हो रखी है। ये देखकर शांति अपना मुंह फुलाकर अपने घर का काम करने लगती है और लगभग 1.5 घंटे में वो घर का सारा काम खत्म कर हॉल में बैठ जाती है। और अब जब माया अपनी सास शांति के पास आकर बात करने की कोशिश करती है, तो शांति उसकी बात का जवाब ना देकर अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर माया चिढ़ जाती है और अपनी जेठानी के पास जाकर अपनी सास की बुराई करते हुए कहती है, माँ जी ना एक नंबर की घुन्नी है, घुन्नी। अरे हम लोगों ने घर का काम नहीं किया तो खुद ही मुंह फुलाकर बैठ गई। ना जाने हम तीनों ने ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया। अरे यार, उनका तो काम यही है, हर छोटी बात पर मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि घर का काम उनके हिसाब से ही सुबह के 8 बजे से हो। ये हमारा भी घर है, इस घर को कैसे संजो कर रखना है और इस घर में काम कैसे करना है वो हम अपने तरीके से करेंगे ना। तीनों आपस में बातें कर ही रही थी और ये सारी बातें खिड़की से शांति सुन रही थी। ये सुनकर शांति को गुस्सा आता है और वो गुस्से में खुद से कहती है, शांति, बहुत सुन लिया तूने, बस बहुत शांत रह ली तू। मैं जितना शांत और चुप रहूंगी, मेरी ये तीनों बड़बोली बहुएं मेरे उतना ही सर चढ़कर नाचेंगी। इससे पहले कि ये मेरे सर चढ़कर तांडव करे, मुझे इनको सही रास्ते पर लाना होगा। इतना बोलकर शांति अपने पैरों को धमकाती हुई अपनी बहुओं के पास जाती है और गुस्से में तिल मिलाकर अपनी बहू से कहती है, कविता, माया, नव्या, तुम तीनों को नहीं लगता कि तुम तीनों कुछ ज्यादा ही बड़बोली हो? मैं तुम तीनों को कुछ बोलती नहीं तो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ बोलना नहीं आता? तुम लोगों ने हद पार कर दी है। अरे भला अपनी सास के बारे में कोई इस तरह सोचता है? तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है तुम्हें? यहाँ की माँ जैसी सास को तुम घुन्नी बोलो। मम्मी जी, आप ये क्या कही जा रही हैं? हमने आपको ये कब कहा? बस बहू, मुझे ये पता था कि तुम तीनों बड़बोली हो, लेकिन तुम तीनों झूठी भी हो, मुझे ये नहीं पता था। इस तरह शांति अपनी तीनों बहुओं को उनकी करतूत बताती है।
लेकिन अपनी हरकत जानने के बावजूद उन तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से बिना बोले चली जाती हैं। ये देखकर शांति को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो खुद से कहती है, मेरी बहुएं बड़बोली के साथ साथ बदतमीज भी हो गई हैं। मुझे इनको लाइन पर लाना ही होगा। इस तरह अब शांति अगली सुबह जब उठती है तब वो देखती है कि किचन में खाना जला हुआ है, लेकिन तीनों बहू को खाने से कोई मतलब नहीं है। एक पड़ोसन से बातें कर रही है तो दूसरी खुद के मेकअप में लगी है तो तीसरी फोन पर बतिया रही है। ये देखकर शांति गैस को बंद कर अपने फोन में लग जाती है और जोर जोर से बात करते हुए कहती है, अरे बहन क्या बताऊं, मेरी तीनों बहुएं इतनी बड़बोली हैं कि मेरे पास तो लफ्ज ही नहीं है अपनी बहुओं के बारे में बोलने के लिए। इन लोगों को इतना होश नहीं रहता कि घर में खाना चढ़ा है, एक तरफ खाना जल रहा है तो वहीं तीनों अपने अपने कामों में लगी है। कोई मेकअप कर रहा है, कोई सहेली से फोन पे बात कर रहा है तो कोई पड़ोसन के साथ चुगली कर रहा है। देख रही हो मेरी बहुओं को, कितने संस्कार हैं उन तीनों के अंदर। शांति ये बात घूम घूम कर बोल रही थी ताकि उसकी बहुएं उसकी बात सुने और भड़के, और होता भी कुछ ऐसा ही है। कविता, नव्या और माया तीनों ही अपनी सास की ये बात सुनकर गुस्से में आती है और अपनी सास से कहती है, मम्मी जी हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप दूसरों के सामने हमारी चुगली कर रही हैं? हाँ मम्मी जी, माया बिल्कुल सही कह रही है। अरे हम थोड़ा अपना मन क्या बहला लेते हैं, आप तो दूसरों के सामने हमारी इमेज ही डाउन कर रही हैं। मम्मी जी हम जानते हैं कि हम तीनों बड़बोली है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम कुछ भी सुन लेंगे अपने बारे में। अरे हमने तो सोचा था कि आप अपने नाम की तरह शांत है, लेकिन हमें क्या पता था कि आप एक नंबर के चुगलखोर हैं। बहू, पहली बात तो मैंने किसी से तुम्हारी चुगली नहीं करी, और दूसरी बात ये कि मैं अभी भी अपने शांत व्यवहार में ही हूँ। मैं तो बस ये नाटक किया ताकि मैं तुम तीनों को सबक सिखा सकूं, तुम तीनों की अकल ठिकाने ला सकूं। तुम तीनों बड़बोली हो मैं जानती हूँ, लेकिन तुम तीनों लापरवाह और झूठी भी हो ये नहीं जानती थी। आज तुम्हारी वजह से किचन में कुकर फटते फटते रह गया। तुम तीनों ने मेरी शांति और मेरी चुप्पी का बहुत फायदा उठा लिया, लेकिन और नहीं। अब तीनों को अपने किए का अफसोस होता है और वो तीनों अपनी सास से माफी मांगती है, जिसके बाद शांति उन्हें माफ कर देती है। उन तीनों बड़बोली बहू की बोलने की आदत तो नहीं जाती, लेकिन अब वो अपने काम के प्रति जिम्मेदार हो जाती हैं। ये देखकर शांति को बहुत अच्छा लगता है और इस तरह शांति अपनी तीनों बड़बोली बहू के साथ शांति से रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।